हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सीबीएसई ने अपना जो सैम्पल पेपर है 2020-21 के लिए रिलीज कर दिया गया है। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है आपके प्री बोर्ड्स के लिए। जी हाँ, प्री बोर्ड्स के अंदर किसी भी स्कूल में जनरली ये देखा जाता है कि कम से कम 30% और कुछ स्कूलों में 100% पेपर जो है प्री बोर्ड के अंदर यही सैम्पल पेपर दिया जाता है, प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड में। लेकिन आप ये मान के चलिए, अब जितने भी टेस्ट होंगे ना आपके स्कूल्स में, उसमें आपको सीबीएसई सैम्पल पेपर से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस पेपर को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये आपकी इमेज बहुत अच्छी क्रिएट करेगा आपके टीचर के आगे। अगर आपके प्री बोर्ड्स में आने वाले टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, उससे आपके प्रैक्टिकल्स में नंबर बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल रियलिटी तो यही है, बाकी आप कुछ भी कहिए कि फाइल अच्छी बनानी पड़ती है, ये वो प्रैक्टिकल रियलिटी यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का। एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट वेयर इज द चेंज इन इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट। देखिए, जब भी चेंज आ जाता है तो वो हो जाता है फ्लो, याद रखिए। और स्टॉक क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो। तो इन्वेंट्री जो है वो आपका क्या है? वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए। इसके बाद और में क्वेश्चन दिया है, इफ एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40 करोड़, आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमें पता होना चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हाँ जी, येस और नो? पार्टिसिपेट करना है आपको, ऐसे काम नहीं चलने वाला। इफ इट इज 200, assume it to be x and this is 40, so it will be 240। तो ये आ गया 240, आप सीधे 240 लिखेंगे। देखिए, 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, सीधे आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है। देखिए, जैसे यहाँ 240 दिस, और इसी के नंबर है। देखिए, कोई कैलकुलेशन मार्किंग स्कीम में करके नहीं दिखाई। 1 मार्क के क्वेश्चन की खूबसूरती यही है, बेशक आप रफ में कंप्यूट करिए, सीधे आप जो है आंसर लिखिए, आंसर लिखने के आपको नंबर यहाँ पर मिलते हैं। और 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं, या तो 1 में से 1 मिलेगा या 1 में से 0 मिलेगा, कोई इसमें हाफ मार्क अलॉट नहीं होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस तरह की बहुत बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ ऐसी ऐसी यूनिक बातें आपको मार्किंग स्कीम की भी डिस्कस करूंगा जो शायद अब से पहले आपको ना पता हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन द प्रेजेंट कोविड-19 टाइम्स मैनी इकोनॉमिस्ट हैव रेज्ड देयर कंसर्न्स दैट इंडियन इकोनॉमी मे हैव टू फेस अ डिफ्लेशनरी सिचुएशन ड्यू टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री। बहुत कॉमन सी चीज है। सपोज यू आर द मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई। देखो, आप कब बनोगे तो बात की बात है, सीबीएसई ने तो आपको बना ही दिया। यू हैव सजेस्टेड दैट एज ए सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक डैश ऑफ मनी सप्लाई बी इंश्योर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एकदम, मतलब अगर इस बच्चे का कोई भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता है ना, तो उसको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं। कह रहा है कोविड-19 के आप मेंबर हो, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, एक हाई पावर कमेटी बनी आरबीआई की, उसके आप मेंबर हो। आप क्या सजेस्ट करोगे एज द सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक? मनी सप्लाई क्या करनी चाहिए? देखिए, अभी मैंने इस पे पीछे कोविड-19 से मैक्रो इकोनॉमिक्स की केस स्टडी भी डाली थी, उसका लिंक भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर भी मैंने बताया था कि हमें मनी सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत है इस कोविड-19 के सिचुएशन में। और सब कुछ छोड़ो, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, तो इसके अंदर वैसे ही हमें फोकस क्या होना चाहिए कि मनी सप्लाई बढ़े। तो यहां पर आंसर क्या होगा? रिलीज। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज और भी है, कोविड-19 पे क्वेश्चन वो कोई टेक्निकल नहीं पूछने वाले आपसे एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही आएगा। और कोविड-19 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी भी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी का क्या मतलब है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द आरबीआई, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, करेंसी हेल्ड इन द गवर्नमेंट अकाउंट। तो देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी का मतलब M1 है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है सी होगा, दैट इज करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, मैंने आपको बार बार बोला कुछ नहीं लिखना, सीधे ऑप्शन, और क्या वो ऑप्शन है वो लिखिए, सीधे 1 मार्क अलॉट होंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर और formula from the column 1 and column 2. okay, current account surplus, पेमेंट्स ज्यादा है रिसीट से, करंट अकाउंट सरप्लस रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट से, बैलेंस करंट अकाउंट इक्वल नहीं होता, करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है दिस होता है। तो आप खुद बताइए कि इसके अंदर सरप्लस जो है वो रिसीट से ज्यादा होता है पेमेंट से, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये डेफिशिएट हो जाता है। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता।
देखिए हो तो ये भी सकता है कि रिसीट्स पेमेंट्स के इक्वल ना हो, लेकिन हो सकता है वो इक्वल भी हो, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट की कैटेगरी में ये नहीं आता है। डेफिशिट के अंदर पेमेंट्स, देखिए इक्वल टू का साइन भी लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन में कभी डेफिशिट नहीं होता, ठीक है पेमेंट्स बड़ी होती है डेफिशिट होता है, इक्वल टू का साइन गलत है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया है जिसमें बच्चे गलती कर सकते हैं कि वो सी और डी को भी हो सकता है एग्जाम में टिक लगाए हैं, लेकिन एग्जैक्ट देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको लगाना होता है विच इज बी। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। In the managed floating exchange rate system, the government intervenes to buy and sell foreign currency. In the managed floating exchange rate, the central bank intervenes to moderate exchange rate fluctuations. In the fixed exchange rate system, market forces fix the exchange rate. तो चलिए सबसे पहले आप समझिए तीनों सिस्टम होते क्या हैं। फिक्स्ड रेट के अंदर क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल में ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड होता है, मैनेज के अंदर होता डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड है, लेकिन आरबीआई जो है वो इंटरवीन करता है। पता है ना, पक्का ना? श्योर, वेरी गुड। तो डी तो नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट फोर्सेस लिखा हुआ है, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, नहीं, आरबीआई करता है, सेंट्रल बैंक करता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, किसने बात बोल दी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा कि सेंट्रल बैंक जो है इंटरवीन करता है। ऐसे क्वेश्चंस में देखो आंसर देते हुए सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करो कि अगले तीन गलत क्यों हैं, तभी आप इनका सही आंसर दे पाओगे, आप सही जवाब दे पाओगे और एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यू हैव टू आइडेंटिफाई वो तीन गलत क्यों हैं। तो जब आपको ये पता लग गया ना तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आई बात? आगे, An Indian real estate company receives rent from Google in New York. Rent मिल रहा है Google से न्यूयॉर्क में, Indian real estate company. This transaction would be recorded on dash side of dash account. तो कौन से साइड पर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे? तो देखिए सबसे पहली चीज, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और कौन से अकाउंट के अंदर होगा? रियल स्टेट से रेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली करंट अकाउंट, इट्स नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सो आंसर मस्ट बी ए फॉर दिस, ठीक है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज थी। इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा हुआ तो आप हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय चंदन पोदार शीट देखिए और उसके अंदर ये पूरा डिस्कस कर रखा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये आपके पास रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द आरबीआई कट रेपो रेट टू 4.4%, the lowest in at least 15 years. Also, it reduced the CRR maintained by the banks for the first time in over 7 years. CRR for all banks was cut by this to release 1.37 lakh crore across the banking system. RBI governor this predicted a big global recession and said India will not be immune. It all depends how India respond to the situation. Aggregate demand may weaken and ease core inflation. एकदम सही लाइन है इकोनॉमिक टाइम्स से। चलिए इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जो है आपको हमने कोविड-19 का प्रोवाइड किया हुआ है और चलिए इसको पढ़ के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखते हैं। Cut in repo rate by RBI is likely to dash the demand for goods and services in the economy. तो बहुत ही सिंपल, डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी मैंने उस वीडियो में भी बताया है, क्योंकि रेपो रेट अगर आपने कम किया है, ठीक है, रेपो रेट अगर आपने कम किया है तो रेपो रेट कम करने से क्या होगा बच्चे, जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा मतलब ये इंक्रीज होगा। तो इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। वो वीडियो देखो कोविड-19 वाली जिसमें मैंने कोविड-19 की केस स्टडी डिस्कस किया, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज इन CRR, जो डिक्रीज हुआ है CRR के अंदर, ठीक है, फॉल होगी एग्रीगेट डिमांड, राइज होगी नो चेंज, फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में कमी आएगी। तो ये भी एक बच्चों वाला क्वेश्चन, CRR कम होगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब कोविड को लेके क्वेश्चन यहां से CRR SLR पे आएगा। और देखो ये वीडियो कुछ दिन पहले ही रिलीज हो चुका है हमारे चैनल पे, उसको जरूर देखो, बार बार कह रहा हूं। द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स the aggregate demand required to establish full employment equilibrium is known as,
ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उस केस स्टडी से कोई लिंक नहीं रखता। अगर वो केस स्टडी नहीं भी है तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। जब एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती है द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, तो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर कीनेजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इफ इन इकोनॉमी आर, एक्सेस डिमांड से क्या होगा? डिक्रीज होगी इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन रियल आउटपुट, इंक्रीज होगी इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, नो चेंज इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो देखिए, अगर आप हमारी बुक से पढ़ रहे हैं, नहीं है तो उसका ई बुक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसके पेज नंबर 152 पे इसका आंसर आपको मिलता है। पॉइंट नंबर बी के अंदर एक्सेस डिमांड में लास्ट में दिया हुआ है साफ साफ रीजन के साथ कि भैया इससे जो है जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, दैट इज इन्फ्लेशन। देखिए, जनरल प्राइस लेवल जब भी वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब होता है क्या? इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ हमारी ई बुक्स बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत R&D के इस बात ये बनाई गई हैं। तो इसको इसका आंसर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि होगा डी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। स्टेट विद वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सी? देखिए यहाँ पे रीजन जरूर बताना है, मतलब अगर रीजन नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। कह रहा है GVA की बात करें या GDP की बात करें एट मार्केट प्राइस, दोनों सेम चीजें हैं। अब देखिए कितना बारीक क्वेश्चन यहां पर बनाया हुआ है। हमें पता है जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस होता है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर का होता है। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर का कह लीजिए या पर्टिकुलर फर्म का होता है। जब हम GVA ऐड कर देते हैं वेरियस फर्म्स का, वेरियस सेक्टर का, तो उसके बाद वो GDP एट MP बनता है। देखो क्वेश्चन कहाँ से बनाया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये साफ बता रहा है इस बार का पेपर। The given statement is false. GDP is the result of sum of GVA by all producing units formed in economy during the accounting year. तो रीजनिंग जरूर लिखनी है। इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर, वो हमेशा ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। किसने कहा? नहीं होता, वो नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। लाइक रॉ मटेरियल आपने यूज कर दिया एक बार, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, और रॉ मटेरियल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स are generally non-durable in nature. They are the goods used as raw material and they lost their identity in the production process for the creation of a new commodity during an accounting year. बहुत ही अच्छा, दोनों रीजनिंग बेस एकदम कॉन्सेप्चुअली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक एक चीज बुक में से नहीं छोड़नी, वीडियोस बहुत ध्यान से देखो हमारे एक एक वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारा कॉम्बो पैक नहीं लिया है तो उसे ले करके जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी उसके 25 घंटे के लेक्चर उन्हें देख डालो। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं रीजनिंग के, और इस पर पेपर बहुत छोटी छोटी रीजनिंग पे ही बना हुआ है। मैं आपको बता दूं पेपर का लेवल जो है ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया और कुछ भी बता दिया जाए। इसको बहुत ध्यान से देखिए और छोटी छोटी रीजनिंग को समझने की जरूरत है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और एक और चीज, यहां तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार उसे जरूर कर दीजिए ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले इस तरह की नई वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, स्टेट गिविंग वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ओनली द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, गलत बात लिखी हुई है। उसके अंदर हमें याद है कुछ और चीजें भी आती हैं। याद करो करंट अकाउंट का फॉर्मेट, क्या सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आता है? नो, उसके अंदर हम जो है ट्रांसफर्स भी रिकॉर्ड करते हैं अगर याद हो। बहुत मतलब सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आता है। यस और नो? बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन दी डेबिट साइड। देखिए बोरो करते हैं तो पैसा आता है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। गलत बात बोल रहा है, झूठ बात बोल रहा है। तो ये देखिए फॉल्स है। हैज द करंट अकाउंट ऑफ BOP रिकॉर्ड्स ट्रांसफर्स विद एक्सपोर्ट्स? यस और नो? और बोरोइंग्स जो हैं वो BOP के अंदर क्रेडिट साइड आती हैं क्योंकि उससे इनफ्लो होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट विद अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। अब ऑब्वियसली कोई भी यही क्वेश्चन करेगा, ये नहीं करेगा। तो कह रहा है ट्रेड डेफिसिट तभी होता है जब कंट्री जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट फेस कर रही है। देखिए आपके प्री बोर्ड्स में एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है ये, और वो इसमें चॉइस भी नहीं देंगे, मैं आपको बता दूं। देखिए ट्रेड डेफिसिट होता क्या है? सबसे पहले जब एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स
कम होता है, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं, किससे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो ज्यादा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रेड डेफिसिट बोल देते हैं। मैं यहां पर आपको एक छोटी सी चीज जो है वो याद दिलाना चाहूंगा। जब आप करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट, ये जो आपके पास फॉर्मेट है, ठीक है, ये करंट अकाउंट फॉर्मेट आप इनके पास बुक में होगा, नहीं तो ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं हमारी। इसके अंदर सिर्फ गुड्स नहीं आते हैं, उसके बाद सर्विसेज भी आती हैं, प्राइमरी इनकम भी आती है, सेकेंडरी इनकम भी आती है। ट्रेड डेफिसिट आया इसका मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा हुआ एक्सपोर्ट से, बट देयर माइट भी कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से, ठीक है। हो सकता है ट्रांसफर्स आपको ज्यादा मिले जितने आपने दिए हो एज कंपेयर टू दैट, तो उससे करंट अकाउंट के अंदर जो है सरप्लस क्रिएट हो सकता है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से, ठीक है। वो करंट अकाउंट का सिर्फ एक कंपोनेंट है। इसके अलावा करंट अकाउंट के अंदर वी हैव एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स। तो अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, ट्रांसफर्स की रिसीट से ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू देयर पेमेंट्स, तो हो सकता है वो ओवरकम करते इस डेफिसिट को और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव आ जाए। तो इन्होंने खुद बहुत अच्छा आंसर दिया है। एज द करंट अकाउंट डेफिसिट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. CAD occurs when the foreign exchange payments on account of visible, invisibles and current transfer are in excess over receipts. Visibles, invisible. Visibles गुड्स के लिए यूज कर देते हैं, इनविजिबल सर्विसेज के लिए, एंड ट्रांसफर्स। तो अगर ये ज्यादा है, किससे? पेमेंट्स अगर ज्यादा है ओवर द रिसीट्स, तब जाके जो है आपका जो CAD में बैलेंस है नेगेटिव आता है। अ कंट्री में फेस अ सिचुएशन ऑफ CAD इवन इफ द कंट्री हैज ट्रेड सरप्लस, हो सकता है ट्रेड सरप्लस हो, बट ग्रेटर नेगेटिव बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, या वाइसा वर्सा सेंस में मैं जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप किसी भी तरीके से इसका आंसर लिख के आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पिछले सैंपल पेपर्स में भी हमें देखने को मिला है जो CBSE ने रिलीज किए, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। डिफाइन मनी मल्टीप्लायर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि आप ऑलरेडी मनी एंड बैंकिंग में देख चुके हैं। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, उस हिसाब से आंसर आप सिंपली देखिए। द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशियो एंड इनिशियल डिपॉजिट्स। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, credit creation is inversely related to the reserve deposit ratio. Justify the given statement using a hypothetical example. तो हमें पता है 1/, रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है। तो उसके अंदर में रिलेशन प्रूव करना है, तो उसने एक बार 0.2 लिया, एक बार 0.5 लिया, उससे उसने प्रूव करके दिखा दिया। तो इसके अंदर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसको आप ऑलरेडी अपना जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं वहाँ से कोई भी एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। C इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इतना है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे आती है 1500 करोड़ पे। इज द उसने बोला इकोनॉमी क्या इक्विलिब्रियम लेवल पे होगी 1500 करोड़ पे, जस्टिफाई और आंसर, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए AD जो है AS के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम लेवल पे। AD इज C प्लस I, ये इन्होंने उल्टा लिख दिया। AD इज इक्वल्स टू AS एग्रीगेट सप्लाईज इनकम, दिस इज C प्लस I, ठीक है। अब कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन ही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 400, दिस इज योर Y। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो Y आपका आ रहा है 1200 जो कि ये बता रहा है। तो क्या इकोनॉमी 1500 करोड़ पे इक्विलिब्रियम में होगी? द आंसर इज नो। द गिवन इनकम इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, देयरफॉर इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ नहीं लिखना आपको। देखिए स्टेप मार्किंग, हर चीज का नंबर यहाँ पे आपको अलोकेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके के सैम्पल पेपर्स हम भी रिलीज करेंगे अपनी वेबसाइट पे, जो कि आपको मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो है 15 नवंबर के अराउंड मिल जाने चाहिए। तो हमारी वेबसाइट www.escholars.in से इसी तरह के सिमिलर 10 सैम्पल पेपर आप जो है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। डिफाइन एक्सेंटे सेविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट, सिंपल डेफिनेशंस हैं 2-2 नंबर की, और क्या चाहिए। तो देखिए टू द पॉइंट आंसर लिखने के नंबर मिलते हैं। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या इसकी लेंथ हाफ पेज की है 1 पेज की? ऐसा कुछ नहीं है, जो पूछा है उसका आंसर आपने दिया। प्लान्ड वर्ड जरूर लिखा होना चाहिए, ठीक है। प्लान्ड वर्ड नहीं लिखा होगा नंबर कट जाएंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट, वेयर ऑल विलिंग एंड कैपेबल रिसोर्सेज गेट अ गेनफुल जॉब एट प्रिवेलिंग वेज रेट, थोड़ी सिंपल डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं बुक से। इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो टू द पॉइंट आंसर देने पे ही नंबर मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, यहाँ तक जो आ गया है
एक कोविड-19 की जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए हमारी, 10 सैम्पल पेपर 15 नवंबर तक हमारी वेबसाइट पे लगेंगे, वो ज़रूर आप देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ये देखो आ गया हिंदुस्तान टाइम्स, इसका ही मुझे इंतजार था। इंडियाज जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड दिस इन अप्रैल जून फॉर 2021 एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड, सजेस्टिंग दैट द लॉकडाउन हैज़ हिट द इकोनॉमी हार्ड। हिंदुस्तान टाइम्स की स्टेटमेंट है 1 सितंबर 2020 की। State and discuss any two fiscal measures that may be taken by the government of India to correct the situation indicated in the above. Same question CBSE सैम्पल पेपर के अंदर जो हमने अपनी वीडियो में कोविड-19 में डिस्कस किया, कुछ भी नहीं। डिक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और बताओ आपको क्या चाहिए। सीबीएसई से फास्ट चल रहे हैं हम, आपको यही क्वेश्चन को, मेरे पे स्पेशल कोई सीबीएसई में मेरी पहुंच नहीं है कि मेरे पास पेपर लीक होकर आ गया था। यही क्वेश्चन कोविड-19 में 6 क्वेश्चन जो कोविड-19 के डिस्कस किए थे वीडियो में, सेम क्वेश्चन आप देखिए, सिर्फ हेडिंग चेंज करके यहाँ पर आपको दे रखा है। और क्या लोगे आप, इतना एडवांस हम इस चैनल पे चल रहे हैं। बस इसके लिए आपने एक चीज़ जरूर करनी है, देखो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। यही आपका प्यार है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है जो आपको देनी पड़ेगी। बस मैं आपको ये बात बता दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, Domestic household services performed by a woman may not be considered as an economic activity. Defend or refute the given statement with a valid reason. Okay. Compensation to the victim of cyclone is an example of a welfare measure taken by the government. State with valid reason should it be taken, included or not to be included in estimation of national income. बताओ आपको क्या चाहिए। दोनों बातें ई बुक के अंदर अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रखी हैं, और अभी भी अगर आपको इसके आंसर नहीं आते तो क्या किया जाए। भैया हम नहीं लेते हाउस होल्ड एक्टिविटीज, कारण क्योंकि उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होता है कंप्यूट करना। यही बात वीडियो लेक्चर्स में ई बुक में अपनी दे रखी है, यही चीज। और बताओ आपको क्या चाहिए। कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ ए साइक्लोन नहीं लेंगे क्योंकि इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट, किसी भी तरीके के जब आप पेमेंट कर रहे हो इन रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, कोई वैल्यू एडिशन आपको नहीं मिल रहा, इस वजह से भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। देखें क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट टू मेजर performed by, therefore these activities may not be considered, क्योंकि डिफिकल्ट टू मेजर द मॉनेटरी वैल्यू है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। कंपनसेशन जो देते हैं नॉट इंक्लूडेड एज इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। अब देखो 3-3 नंबर के कितने बड़े आंसर लिखने हैं सर, कुछ नहीं लिखना, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। आप ये चीज़ समझिए, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अभी तक आपने हमारा कॉम्बो पैक नहीं लिया, मात्र 25 घंटे के अंदर इकोनॉमिक्स में इस लायक आके खड़े हो जाएंगे कि 100 आउट ऑफ 100 ला पाएंगे। उसके 25 घंटे के वीडियो लेक्चर जरूर देख लो, हार्डली 30-35 घंटे लगेंगे। नोट्स बना लो, जो भी कॉन्सेप्ट के अंदर वीकनेस रहेगा ये है वो सब खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने पूरे साल पढ़ाई करी, सब कुछ करा, लेकिन जो हमारा कोर्स है जिसके अंदर जो R&D है उसको आप कभी बीट नहीं कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, सपोज जीडीपी ऑफ नेशन एक्स इज दिस इन 1819 वेयर जीडीपी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नेशन वाई इन द सेम ईयर इज दिस। ओके, इफ द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स राइजेस टू दिस, ओके, अगले साल 4000 करोड़ बढ़ गए, इन जीडीपी ऑफ द नेशन वाई राइजेस टू दिस, compare the rate of change in GDP of nation X and Y taking 2018-19 as a base year। एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, वो कह रहा है 2000 से 4 हो गई, इसकी 1/20 से 2 लाख हो गई, तो इसमें चेंज हुआ 2000 का 100% का, इसमें चेंज हुआ कितना 80,000, लास्ट ईयर कितना था 1/20 66.67% का। अब इसका 100% चेंज है, इसका 66.7। तो कैन आई से कि नेशन एक्स का जो रेट है वो ज़्यादा अच्छा है। रजिस्टर्ड जीडीपी ग्रोथ ऑफ दिस हैज़ परफॉर्म बेटर, येस और नो। अब देखिए यहां पर एक बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप देखो उन्होंने क्या किया, एक आपकी जनरल नॉलेज चेक करी कि आप किताबों में कितने घुसे हुए हैं और कितना दुनिया के अंदर है। आप क्या कहेंगे इस क्वेश्चन को, एक आपका सिंपल सा मैथ्स चेक किया गया है यहां पर कि भैया 2000 से 4000 हुआ, 1/20 से 2 लाख हुआ, परसेंटेज चेंज निकालो, और जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज आ रहा है चेंज इन जी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी कैसे निकलता है, चेंज इन जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी। बेस ईयर मतलब जो पुराना जीडीपी था 18-19 का, मतलब जो आपको सबसे ओल्डेस्ट ईयर की बने ना, आप उसको बेस ईयर ले लो सिंपल टर्म्स में ऐसे क्वेश्चंस में, तो उससे आपने अपना सीधा सीधा जो है आंसर निकाल दे। कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन, आपके प्री बोर्ड लेवल्स पे आ सकता है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड्स के अंदर भी जरूर आना चाहिए। बोर्ड्स के अंदर भी इस तरह का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, प्री बोर्ड्स में भी देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छे से बच्चे इसको प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इलेबरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल है एकदम, यहाँ पर भी दिया हुआ है। और
इसके अलावा हमारी बुक में भी है, अदरवाइज किसी और बुक से भी कर रहे हैं सेम। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनमें एक बैलेंस बना के रखती है अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज़ के थ्रू, पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, सब्सिडीज़ के थ्रू। गवर्नमेंट का मेन मकसद यही पे होता है, वो कोशिश करती है कि उन गुड्स को इनकरेज किया जाए, सोशली बेनिफिशियल है। प्राइवेट गुड्स को जो है इनिशिएटिव लेने के लिए कोशिश की जाती है कि वो इनिशिएटिव ले, और जो प्राइवेट सेक्टर नहीं रोल प्ले कर रहा है वहाँ पब्लिक मतलब गवर्नमेंट जो है वो रोल प्ले करती है। How the government budget can be used as an effective tool in progress of employment generation। गवर्नमेंट बजट को कैसे यूज किया जा सकता है, एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड बोर्ड दोनों के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक आपकी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज को चेक करता हुआ कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कितना आप इफेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं लिखना, आपको बड़ा जनरल आंसर लिखना है कि भैया गवर्नमेंट बजट से आप क्या कर सकते हो। जैसे रूरल एरियाज़ के अंदर अपनी स्पेंडिंग अगर इंक्रीज करते हो तो रूरल एरिया के अंदर अगर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। मनरेगा है, जैसे 100 डेज जॉब दिया जाता है, तो उससे क्या होता है गरीबों को बहुत फ़ायदा मिलता है कि कम से कम साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा। इस तरह की वेरियस गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं स्कीम्स निकलती हैं जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, फ्री में ना दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एक तो विकास होगा, मतलब डेवलपमेंट होगा देश का, कोई ना कोई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। सेकंड, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिससे इनकम लेवल जनरेट होगी। मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जहां आपकी एक एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज चेक की जाएगी। इस पेपर से ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो रही है। 2 क्वेश्चन उन्होंने, मतलब मान के चलिए 40 में से 6 नंबर का पेपर, मतलब लगभग 15% पेपर जो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड इस बार मुझे दिख रहा है, जहां पर आपकी वो नॉलेज चेक करेंगे कि आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई आप कैसे करने वाले हो। कैन बी यूज्ड इन इस इफेक्टिव टूल, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर ब्रिजेस, क्रिएट जॉब्स, वही सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो लिखी हुई है, मनरेगा वगैरह। इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा सा इसे मिक्स कर दिया। तो ये था आपका पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इसके बाद बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। तो चलिए बच्चों पार्टी स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। जो आपकी एक कंप्लेन होती थी ना इंडियन इकोनॉमी से कि थ्योरी है, थ्योरी, सैंपल पेपर ने सारी कंप्लेन दूर कर दी। समझा है तो लिख पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। Was the first Indian finance minister in 1991 acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the erstwhile Indian economy। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने ये एक्नॉलेज किया था, किए गए थे कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद इंडिया एंटर्ड डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर द ईयर 1921। तो हमें पता है 3 स्टेजेस होती हैं और 1921 में इंडिया जो है सेकंड स्टेज में एंटर किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन मतलब कुछ क्लेम किया गया, कोई डिक्लेरेशन दी गई और उसका रीजन आर है। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। India became an exporter of primary product and an importer of finished consumer and capital goods produced in Britain। एकदम सही बात। होता क्या था, प्राइमरी प्रोडक्ट बोले तो रॉ मटेरियल यहाँ से जाते थे। ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से सारा कच्चा माल उठा के लेके चले जाते थे, उस कच्चे माल को पक्का माल बनाते थे और पक्का माल बना के ब्रिटेन से हिंदुस्तान में बेचना शुरू करते थे। ये बहुत अच्छा आप इंडियन इकोनॉमी में मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा तो थोड़े पैसे खर्च करके कॉम्बो पैक ले लो और पढ़ लो। चलिए इसके बाद reason, restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। कह रहा है इसका कारण क्या था, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कमोडिटी की प्रोडक्शन पे। ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो टैरिफ थे, टैक्सेस तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा लगाए गए थे, वो उसने एडवर्सली अफेक्ट किया स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देखिए ये तो कहीं ना कहीं एकदम सही बात है। तो देखते हैं ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये भी एकदम सही है, ये भी एकदम ठीक है, तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए। बी में क्या लिखा हुआ है कि असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गलत बात है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
ए फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ये सब गलत बातें। तो एकदम रीजन भी सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और करके एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पर, अगर देखें, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स, सेशन है एक, policy initiative that is land reforms and green revolution helped India to become a self-sufficient in food grain production. Okay. Reason, the proportion of people depending on agriculture did not decline as expected. Okay. वो कह रहे हैं, एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि भैया जो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव हुई लैंड रिफॉर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बना। लेकिन रीजन दे रहे हैं, उसका रीजन ये था कि proportion of people depending on agriculture did not decline as expected। ये करेक्ट रीजन बिल्कुल भी नहीं है इसका, ठीक है। ये बात रीजन आर, वैसे अगर अपने आप स्टेटमेंट वाइज देखी जाए तो बात गलत नहीं है, स्टेटमेंट वाइज बात एकदम ठीक है कि proportion of people जो था वो ऑन एग्रीकल्चर जो है वो कम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये कहीं से भी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अपने आप में। तो आप देखेंगे इसका आंसर बी होगा कि दोनों बातें ठीक तो हैं, लेकिन रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए आंसर्स यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ठीक है। आर ट्रू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका आर ट्रू बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, 10 सैम्पल पेपर हमने भी तैयार किए हैं जो कि 15 नवंबर तक आपको मिलेंगे सिमिलर पैटर्न के ऊपर। उसे हमारी वेबसाइट से ज़रूर आप कीजिए और उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, दैट इज़ गोइंग टू बी हाईली यूजफुल फॉर यू। आगे बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन असर्शन एंड रीजन है, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सही बात है, गवर्नमेंट हर साल क्या करती है कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ। डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। महा घटिया बात है, इसका मतलब ये है कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अच्छे नहीं है, इसलिए आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपके पास, गवर्नमेंट के पास दूसरे रेवेन्यू के सोर्सेज जो कि मेजर सोर्स टैक्स होता है वो सफिशिएंट नहीं पड़ रहे। तो ये बात जो है एकदम गलत लिखी हुई है, हम इस बात को कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अपने आप में अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, ठीक है, इट्स एक्सीलेंट टूल, डिसइन्वेस्टमेंट, पैसा आ जाता है एक बार में, लेकिन ये इसका रीजन है ये कहना गलत है। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, आपको दो एंगल पे चीजें समझनी होती। क्या स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट सेंस में ठीक है? इंडिपेंडेंट सेंस मतलब मैं सिर्फ इसको पढ़ूं, डिसइन्वेस्टमेंट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस इनकरिंग इन पब्लिक सेक्टर। हाँ, स्टेटमेंट ठीक है, कोई गलत नहीं, ऊपर वाली स्टेटमेंट ठीक है, बट क्या ये एक्सप्लेनेशन जो रीजन है इसका है? दोनों स्टेटमेंट अपने लेवल पे तो ठीक है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसका रीजन कहना गलत है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट टारगेट तब सेट करती है जब उसके टैक्स रेवेन्यू सफिशिएंट नहीं पड़ते। ये चीज आप समझिए असर्शन और रीजन को, कि असर्शन एंड रीजन के बीच में डिफरेंस। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, ठीक है, तो बोथ आर ट्रू, लेकिन रीजन क्या वो उसका है, ये चीज आपको देखनी है। समझ में आई बात? श्योर। तो यहां पे पॉइंट नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट सिस्टम गिवन इन द कॉलम 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेलिवेंट फैक्ट अबाउट चाइना कोविड-19 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट है। अब देखो यही काम रह गया, अभी ये कोरोना ने हमें कम परेशान किया चाइना के, जो अब इसके क्वेश्चन भी हमें परेशान करेंगे। चलो भाई ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, कम्यून सिस्टम, ओपनिंग ऑफ द इंडस्ट्री इन देयर होम्स, ऐसा नहीं था। प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम देयर कंट्री साइड। जी हाँ, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1988 गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए, चाइना को पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता बिकॉज ऑफ कोरोना, पर ठीक है, क्वेश्चन है, सीबीएसई ने दिया, सोचना चाहिए था सीबीएसई को। नहीं, हम नहीं देंगे इसके जवाब भाई, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो हमसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, डैश एडॉप्टेड, फिर चाइना आ गया, छोड़ूंगा नहीं इस चाइना को। वन पॉलिसी, चाइना एडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी एज ए मेजर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, यस और नो? चलिए, चाइना जो भी पेपर सेटर थे उन्हें चाइना बहुत पसंद आ गया, ही लाइक द कोरोना टू मच, यस और नो? ओके, चलिए, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस नंबर फ्रॉम 24 to 27। हाइपोथेटिकली देखिए, अब पढ़ाई तो ये वर्चुअल होती है, केस स्टडी भी हाइपोथेटिकल है। चलिए, सिंस एजेस फार्मर्स इन इंडिया हैव टेकन रिसोर्सेज टू डेट
In the earlier times, the same was from informal sources. Okay. जो इंडियन फार्मर्स है वो डेट रेज करते हैं पहले इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते थे. सिंस इंडिपेंडेंस विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर हैज एक्टिवली कम इनटू पिक्चर. अब फॉर्मल सेक्टर इंडिपेंडेंस के बाद पिक्चर में आया, बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ. फार्मर्स बोरो नॉट ओनली टू मीट देयर इन्वेस्टमेंट नीड्स बट ऑल्सो टू सेटिस्फाइड देयर पर्सनल नीड्स. वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं, पर्सनल नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोरो करते हैं. अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम कॉस्ड बाय फैक्टर्स लाइक क्रॉप फेलियर कॉस्ड बाय इरेगुलर रेनफॉल, रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर लेवल, अदर पेस्टेक. ओके, तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम जो है अनसर्टेन रहती है. क्रॉप फेलियर हो जाता है, रेनफॉल प्रॉपर नहीं होता, रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर लेवल, एक अनसीन पैसेज की तरह फ्री के नंबर है. दीज रीजंस पुश देम इनटू द क्लचेस ऑफ द प्राइवेट मनी लेंडर हु चार्ज एक्सोर्बिएंट इंटरेस्ट विच ऐड टू देयर मिजरीज. ओके, और क्या होता है कि जब क्रॉप फेलियर हो जाता है तो फिर वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते हैं क्योंकि बैंक तो उन्हें और उधार देगा नहीं, और जो कि अननेसेसरी इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते हैं और उससे उनकी जो दुख दुविधाएं वो और बढ़ जाती. वेरियस गवर्नमेंट्स इन इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट रीजन इंट्रोड्यूस डेट रिलीफ वेवर स्कीम्स. और कई बार आपने सुना होगा, जैसे राहुल गांधी लाए, मोदी जी भी लाए, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स भी लाती कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे. और ये होता रहता है और खासकर इलेक्शन से पहले देखने को मिलता है क्योंकि इससे किसानों का वोट मिलता है. प्रैक्टिकल बात, दीज स्कीम्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स एज ए क्विक मीन्स टू extricate farmers from their indebtedness, helping to restore their capacity to invest and produce. In short, to lessen the miseries of the farmers across India. और इसलिए लाया जाता है ताकि जो फार्मर्स की मिजरीज हैं वो कम हो सके, उनका डेट बर्डन जो है वो कम हो सके. The cost and benefits of such debt relief schemes are, however, a widely debated topic among economists. लेकिन कि ये डेट रिलीफ स्कीम लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, इकोनॉमिस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि आप हर बार उनका लोन माफ़ कर देते हो, क्या उतना फ़ायदा देश को होता है, नहीं होता है. तो क्यों ना हम उनको इस लेवल पे लाके खड़ा कर दें कि वो लोन लेने ही ना, मतलब वो इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि लोन ही ना लें. चलिए, some economists argue that such schemes are extremely beneficial to the poor and marginalized farmer, while others argue that these schemes add to the fiscal burden of the government. कुछ कहते हैं कि भैया बहुत फायदेमंद है गरीब और मार्जिनलाइज छोटे मोटे जो किसान हैं उनके लिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि भैया इससे तो खामखा सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है. Other believes that these schemes may develop the expectation of repeated bailouts among farmers. कुछ का ये भी कहना है कि भैया आप बार बार कर्ज माफ कर देते हो तो किसान ये सोचते हैं कि लोन ले लो, कोई भी सरकार आएगी वो तो माफ कर ही देगी. ठीक है, और ऐसा होता भी है. आप देखिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं जहां फार्मिंग होती है जिस स्टेट के अंदर, वहां सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि हम आएंगे सत्ता में तो आपका लोन माफ कर देंगे. ठीक है, हर जो स्टेट इलेक्शन है वो जनरल इस पे लड़े जाते हैं, विच में स्पॉइल द क्रेडिट कल्चर अमंग फार्मर्स. और कहीं ना कहीं फार्मर्स के बीच में भी ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है, मेरा नहीं, कहीं मेरे को कुछ बोलना शुरू करो, कि भैया इससे ये होता है कि फार्मर्स को पता है बेल आउट पैकेज तो मिल ही जाएगा, मतलब कि लोन तो माफ हो ही जाएगा, तो लोन लेते रहो माफ होता रहेगा, लोन लेते रहो माफ होता रहेगा, क्यों हम अपनी तरफ से कुछ अच्छा करें, उनमें कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता. तो इसको पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं. देखिए, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज अ मेजरली कॉज्ड बाय इरेगुलर रेनफॉल, अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स. तो इतना तो समझ में आ गया पढ़ के यार, इरेगुलर रेनफॉल. इसके बाद सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट डेट वेवर स्कीम्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर एज दीज स्कीम्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंडेप्टनेस. देखो इतना तो हम लोगों की अंग्रेजी भी ठीक है, पढ़ के समझ में आ गया. इंडियन इकोनॉमी आप देखो बहुत ही अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, जो कहते हैं ना इंडियन इकोनॉमी थ्योरी बेस्ड है, पूरा प्रैक्टिकल. भैया आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. देखो 24 से 27 केस स्टडी दे दी आपने, इंडियन इकोनॉमी पढ़ी हुई है, पढ़ के आंसर दे के आ पाएंगे. देखिए और क्या चाहिए आपको एग्जाम में. The rural banking structure in India consists of a set of multi-agency institution, RRB, a small industry development bank of India. तो आपको पता होना चाहिए RRB. अब ये देखो केस स्टडी से लिंक नहीं भी है. Is expected to dispense credit at cheaper rate for agricultural purpose to farmers. अब ये केस स्टडी से लिंक नहीं है, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज चेक करते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी कितनी पड़ी है. बताओ कहाँ है RRB का नाम पूरी केस स्टडी में आया, बट इसने बोला है 24 to 27 आंसर देना. आपको पता होना चाहिए RRB का रोल क्या है. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे तो इस पेपर को देख के. इज द मोस्ट प्रोमिनेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर लॉन्ग टर्म लैंड डेवलपमेंट. नाम से ही पता लगता है लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द आंसर ऑफ दिस. ठीक है, तो अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन हमने अभी कवर अप किया. केस स्टडी बेस है, सुन के भी अच्छा लगता है केस स्टडी बेस.
उसके बाद इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि जब विदेश से लोग हिंदुस्तान में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। आपको डिफेंड करना है, मतलब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है। रिफ्यूट लिखा होता है मतलब इसके अगेंस्ट बोलना है, डिफेंड करना है, ठीक है, कर देते हैं भैया। एक तो हिंदुस्तान के अंदर जो खर्चा है ना मेडिकल उसका चीज़ों का, वो कम है काफ़ी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा लो, कैंसर ट्रीटमेंट बहुत कम है। दूसरा यहाँ पर भी क्या है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोफेशनल्स अवेलेबल होने लग गए हैं, तो इस वजह से मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया एक हॉट स्पॉट जो है वो बनता जा रहा है। तो ये देखिए, हेल्थ सर्व इंडिया ऑफर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज, ऑल दीज मेडिकल फैसिलिटी लेस कॉस्टली इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर। तो वो एग्जामिनेशन वेटेज किस हिसाब से, मार्किंग स्कीम सब देखिए, ठीक है। इसके बाद डिस्कस एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो 2 मेन मार्केट को रेगुलराइज किया गया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवे, वेयर हाउसेज, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो है ये सब प्रोवाइड करवाए गए। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है। और फर्स्ट क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज से भी आप लिख सकते थे, सेकेंड अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्या होता है इनफॉर्मलाइजेशन? जब वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, और हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। इंडिया हैज विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट ऑफ द वर्कफोर्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर। दिस प्रोसेस वेयर बाय द प्रपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस इज नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखिए, अभी तक अगर आप देखें इंडियन इकोनॉमी में कोई डेटाबेस पेपर नहीं आ रहा है। अगर आप चीज़ देखें, इस बार सैम्पल पेपर ये भी बता रहा है आपको कि डेटाबेस पेपर नहीं आने वाला, आपको जो है क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये चीज़ भी अपने आप में बहुत यूनिक है। एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस से बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट दिखता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको एक्सप्लेन करिए इस स्टेटमेंट को। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कमेंट नहीं लिखा। कमेंट लिखा होता अच्छी बात लिखो, बुरी बात लिखो, दोनों चलती है। यहाँ कमेंट वर्ड नहीं लिखा, एक्सप्लेन, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें कुछ खामी मत निकाल देना। खामी निकालोगे तुम्हारे नंबरों में खामी हो जाएगी, पहले ही बता रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को राइट ही बताना है आपने, तो अब राइट बताना है, बता देंगे भैया। एक तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर को उतना आपने नहीं दिया बहुत दिया, लेकिन जितना देना था उतना नहीं दिया। आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी में यही बात बताता हूँ कि जिस तरह हवा बह रही हो उस तरफ हो जाओ, हमेशा इंडियन इकोनॉमी में सेफ रहोगे। कमेंट बोलता है दोनों तरफ की बातें लिखते, एक्सप्लेन बोल रहा है सिर्फ उसको बताएंगे सब कुछ, हाँ भैया इसी हिसाब से है। वो बोलता है डिफेंड और रिफ्यूट, तो 2 बातें डिफेंड की, 2 बातें रिफ्यूट की, दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको हवाओं के साथ बहना पड़ता है, हवाओं के साथ बहना पड़ता है, मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दी गई, जिसकी वजह से किसानों के ऊपर बर्डन बहुत बड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे बढ़ती, मार्केट प्राइस बढ़ा और वो अल्टीमेटली फार्मर्स को बियर करना पड़े। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बड़ी, आज भी हिंदुस्तान के अंदर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, और हम शिफ्ट हुए फूड क्रॉप से कैश क्रॉप ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, जिसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स के प्राइस हैं वो ओवर द पीरियड बहुत बड़े हैं। अगर आप देखो दालें कितनी महंगी हो गई, आटा भी, मतलब गेहूं कितना महंगा हुआ है, चावल भी हुआ है, क्यों? क्योंकि कैश क्रॉप्स अब हिंदुस्तान में ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, और अगर ये फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन उतना किया जाए तो जितना आज जनरल प्राइस लेवल ज़्यादा है, खासकर फूड ग्रेन्स का, उतना हमें देखने को ना मिले। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ये। अब आया आत्मनिर्भर भारत, हमारे मोदी जी। चलिए, वेलकम टू द मोदी जी। आइए, हमारी इंडियन इकोनॉमी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारी जिंदगी बहुत अच्छी कर रखी थी, तो जो आप और अच्छा करने आ गए हैं। आत्मनिर्भर भारत had been at the roots of Indian planning process in the form of self-reliance as an objective of planning process। याद करो आप लोग बच्चों, हमने बात करी कि 5 years प्लान की। 5 years प्लान के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, yes or no? दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ और सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो कह रहा है जो आत्मनिर्भर भारत है ये भैया कोई नई चीज थोड़ी ना मोदी जी ने जो अनाउंस कर दी, ये तो वही किया, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, इन द सेंस जो हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, 5 सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, वो ये। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाई द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो क्या आप इससे सहमत हैं? तो ठीक है, सहमत हो जाते हैं। सेल्फ रिलायंस एक्सप्लेन कर देंगे इसके अंदर। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। In the early post-independence period, the aim of the government policy was to reduce the dependence on the foreign
countries for goods, services, technology and capital. It stressed on the use of domestic resources to avoid foreign interference. It was feared that the dependence on the imported food supply, foreign technology और foreign capital may increase foreign interference in the policies of our country. वैसे कुछ भी कहो भैया, पेपर बनाने वाला इंसान भी बड़ा दबंग है कि जो उसे मोदी जी से डर नहीं लगता, उसने आत्मनिर्भर भारत को सेल्फ रिलायंस से जोड़ दिया। अगर बात ये मोदी जी को पता लग गई, पता है उसकी कितनी पिटाई कर सकते हैं। चलो कुछ नहीं होता, ऐसी फीलिंग भी होनी चाहिए। Similarly, the main thrust of Atmanirbhar Bharat is also to make India an economy that is self-reliant and self-sufficient. तो देखिए एकदम सही बात है, आत्मनिर्भर भारत कोई नई स्कीम नहीं है, वो सेल्फ रिलायंस का जो ऑब्जेक्टिव था वही, उसकी ही एक ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल करके हमारे पीएम ने हमारे सामने रखा है और वही बात इस आंसर के थ्रू में बताई गई है। हमारी बुक से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पेज नंबर 31 के ऊपर। वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको लिख कर आनी है और ई बुक हमारी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्कस ब्रीफली एनी 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो कुछ भी आप 2 पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन हुआ, रोल ऑफ आरबीआई जो है वो चेंज किया गया और एज ए रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर जो है उसका रोल लाया गया। तो इसके अलावा कोई और पॉइंट्स भी जो हैं वो आप लिख सकते हैं, लाइक रेज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर FIIs हुआ और उसके बाद न्यू ब्रांचेस सेटअप करने के लिए अलाउ किया। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट यहाँ मेंशन करने हैं आपको। और देखिए अगेन लेंथ मैटर नहीं करती है, टू द पॉइंट बातें लिखनी। अब कितना सा होगा, हाफ पेज में आंसर आ जाएगा। CBSE की मार्किंग स्कीम कहती है कि हाफ पेज में आपको 4 में से 4 मिल जाते हैं। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखने, बात ध्यान रखिए। उसके बाद कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। एनुअल ग्रोथ ऑफ GDP इंडिया 1980-90, 15-17, चाइना 10.3, 6.8। ओके, तो आपको इनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करें तो भैया GDP ग्रोथ रेट इंडिया की कंसिस्टेंट है, इसकी 10.3 थी, अब घट के 6.8 हो गई। देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि चाइना ने डबल डिजिट की ग्रोथ जो है 1980-90 के अंदर ही ले ली थी, जो कि अब घट गई, लेकिन अभी ग्रोथ है। इंडिया जो है कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है, वहाँ 5.7 था और अब बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जितना चाइना आगे निकल चुका है उसको बीट करने के लिए इंडिया को बहुत आगे जाने की जरूरत है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो सपना न बन के रह जाए, उसे बहुत जल्दी अचीव करने की ज़रूरत है। और इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए जो डिज़ाइनर हैं, मतलब जिन्होंने भी ये पेपर सेट किया, उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी एंड में, पोएटिक है वो काफ़ी लगता है मुझे। नेवरदलेस इंडियन elephant has to travel a long distance before it could present itself as a real threat to the growth story of the Chinese dragon। बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप भी लिख के आएंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी बातें यही लिखी हुई हैं। The given data show that China has gained economic growth when many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of 5%. China was able to maintain double digit in 1980s. The growth rate of China had decelerated to an average of 6.8% over the period of 15-17. In the recent past, India has posted a decent rise in the growth rate. While India has maintained a reasonable growth of this, in the decade of 1980, it has shown a great caliber and character in the period of 15-17 by registering an average of 7.3% over the period of 15-17. तो एक नॉर्मल आंसर आपको लिखना है, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन लिख के आनी। क्या सर इतनी खतरनाक लाइन एंड में लिख के आएंगे तभी नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल आंसर लिख के आइए, इसके आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड्स द रेट ऑफ रीजनरेशन, इट लीड्स टू रिडक्शन इन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। डिस्कस द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। नेक्स्ट, calorie based norm is not an adequate measure to identify the poor. Establish the rationale of the given statement with valid reason। 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस। देखिए एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आना इस पर बहुत लाजमी है, क्योंकि कोविड-19 कहीं ना कहीं बोला जाता है कि एनवायरनमेंट के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रीज़न रहा कोविड-19 के पीछे। जो हमने एक एनिमल्स की लाइफ में जाके इंटरफेरेंस किया, काफ़ी रीजंस हैं, खैर उसमें नहीं जाऊंगा। तो एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आएगा। तो कि ये चीज़ एकदम सही लिखी हुई है कि अगर आप जो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हो वो बहुत ज़्यादा करते हो रीजनरेशन कैपेसिटी से, एनवायरनमेंट की अपनी रीजनरेशन कैपेसिटी, आप उसके रिसोर्सेज यूटिलाइज करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद इन अ कैपेसिटी करिए जो उसकी एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है रीजनरेट करने की। उससे ज़्यादा अगर आप कोशिश करेंगे तो एक सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कहीं बाढ़ देखने को मिलता है, कहीं सूखा देखने को
मिलता है, वक्त से पहले बारिश हो जाती है, कभी गर्मियों का अंदर टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, ठंड में बहुत माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। ये हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज रीजनरेशन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हमने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके पूरे नेचर को इम्बैलेंस कर दिया, और ये सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस ही एक डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन बन चुकी है। तो आप देखिए, द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन अनइंटरप्टेडली सो लॉन्ग एज द डिमांड फॉर दीज फंक्शंस इज विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। दिस मीन्स दैट रिसोर्सेज आर नॉट एक्सट्रैक्टेड बियॉन्ड द रेट ऑफ देयर जनरेशन। If there is a disequilibrium, the environment fails to replenish itself and it will lead to environmental crisis. Thus, to maintain a healthy environment, the carrying capacity of the environment must be valued and respected. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैलोरी बेस्ड सिस्टम नॉर्म के एडिक्वेट मेजर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें आप सिर्फ ये देखते हो बंदे को कैलोरीज उतनी मिलनी चाहिए, चाहे टॉफी से मिल जाए चाहे खाने से मिल जाए, लेकिन उसे बेसिक एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज उसके पास कितनी है, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उस तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, रहने के लिए उसके पास घर है या नहीं है, पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। तो कैलोरी बेस्ड सिस्टम से सिर्फ पुअर्स को नापना, सिर्फ पेट भर जाए, यही इकलौती चीज़ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। अब अपनी ज़िंदगी में देखिए ना, सिर्फ आपको पेट भरने के लिए चीज़ें मिल जाए, एजुकेशन सिस्टम ना मिले, रहने के लिए घर ना मिले, तो क्या ये सब सही होगा? तो ये चीज़ें लिखना गलत है। यही चीज़ यहाँ लिखिए, द कैलोरी बेस्ड नॉर्म्स इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर, एज दिस मेथड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरी पुअर एंड अदर पुअर। दिस मैकेनिज्म टेक्स इन टू अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अ फ्यू अदर आइटम्स। इट इग्नोर्स मेन पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है। For instance, the accessibility to basic education, healthcare, drinking water और sanitation, इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। इसके बाद why are less women found in regular salaried employment? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। Analyze the recent trends in sectorial distribution of workforce in India. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सर्विस सेक्टर। अगर आप देखें तो ओवर द पीरियड प्राइमरी सेक्टर में कम होता जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत नॉमिनल रेट से बढ़ा है, सर्विस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ रेट देखने को हमें ओवर द पीरियड मिला है। तो इसको एनालाइज करना है, ट्रेंड को, सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट, इसके पीछे कारण ये है, आज भी वुमेन के बीच में जो लिटरेसी रेट है वो हिंदुस्तान में बहुत कम है। आप शहरों की बात अगर देखते हैं तो शहरों में बहुत अच्छा लिटरेसी रेट वुमेन में देखने को मिलता है। नाउ दे हैव द एक्सेस टू द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इक्वल रेशियो में देखने को मिलता है, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल। मतलब आप देखें तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर टॉपर्स में अगर देखें तो टॉप 100 टॉपर्स में पता लगता है कि 60, 70, 80 गर्ल्स हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये चीज़ें एक रूरल एरिया तक पहुंचाना, देश हिंदुस्तान के आखिरी फैमिली तक पहुंचाना, अभी बहुत स्ट्रगल करना उसके लिए बाकी है। इसके लिए आपको हमको मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारा प्रोजेक्ट भी चलता है, जिसके अंदर आप लोग कई बार बात करते हैं कि सर इतना सस्ता क्यों लाते हैं बच्चे, ये हम शहर के बच्चों के लिए लाते ही नहीं है। मुझे पता है उनके पास बहुत अच्छी इनकम है, वो बहुत अच्छे पैसे दे के चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि गाँव तक, टियर 3, टियर 4, वहाँ पर जहाँ आज भी इनकम के लेवल नहीं, उतने रिसोर्सेज नहीं है, अच्छे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये पूरा हमारा ई स्कॉलर्स का टीम ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी का जो प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर है कि हम वहाँ तक जो है एजुकेशन पहुँचा पाए। विश्वास मानी, जब रिजल्ट आता है ना तो दिल्ली का बच्चा टॉप करता है, इट डजंट मैटर फॉर मी, मुंबई का बच्चा टॉप करता है, डजंट मैटर फॉर मी, बट लेकिन कहीं जब फ़ोन आता है ना कि सर मैं मध्य प्रदेश के अंदर उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर आज भी बाइक जब दिख जाती है तो हमें लगता है अच्छा इसके पास बाइक है, कितना अमीर इंसान है ये। और मैं सिर्फ आपके इस प्रोजेक्ट की वजह से पढ़ पाया, अफोर्ड कर पाया और आज मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गया। ऐसी इतनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, वो हमें रिलैक्सेशन देती हैं। चलिए थोड़ा सा सेंटी हो गया था, इमोशनल हो गया था, लेकिन आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, फैलाइए इसको जितना फैला सकते हैं, क्योंकि एक ये छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन आप भी कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के थ्रू। जितना आप इसे फैलाएंगे, जितना आप प्रमोट करेंगे, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, क्योंकि इसमें क्या पैसे कमाए जा रहे हैं आप भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट कि हम एक अच्छी एजुकेशन हिंदुस्तान के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सके, और उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शेयर करिए, खूब शेयर करिए वीडियो पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, जहां तक इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस पैसे में आई कैन नॉट एडवर्टाइज। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, हम फंडिंग लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग ली और उसके बाद लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं है कि हम IPL स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आप देखते हैं कि जो दूसरे ब्रांड्स हैं
नाम लेना चाहूँगा फिर भी, बायजूस, अनअकैडमी, दे आर स्पॉन्सरिंग द हैवी अमाउंट इन एडवर्टीजमेंट्स, और अल्टीमेटली रिकवर किससे करेंगे? आप लोगों से। वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमारा वो मकसद नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट पार, बेटर, एक्सीलेंट, सब कुछ, लेकिन आप ही को हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनने की ज़रूरत है। आप ही को, हर किसी को हमारी बातें, हमारा मकसद कन्वे करना पड़ेगा, और सिर्फ यही भरोसा ले करके कि एक दिन आप लोगों को हमारा मकसद समझ में आएगा और आप कन्वे जरूर करेंगे। प्लीज़ हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनिए। प्लीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को अपने स्कूल टीचर्स से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा मकसद भी पूरा कामयाब नहीं हो पाएगा। तो एक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, मैडम के साथ, स्कूल के में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां हो सके शेयर करो, फैला दो इस वीडियो को अच्छे से। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, आज भी सोशल कॉन्स्टेंट्स की वजह से लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता, और सोशल कॉन्स्टेंट भी क्या बोलूँ, आज भी अगर हम देखें तो जो एक सेफ्टी होनी चाहिए गर्ल्स को लेके इंडियन सोसाइटी के अंदर, वो नहीं है। अगर हम रीसेंट इंसिडेंट देखते हैं, अभी आपने लोगों ने हाथरस इंसिडेंट सुना होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस है सोसाइटी के बीच में शेकन अप होता है कि भैया एक जान बची रहे, एक डिसेंट जिंदगी जी सकें, वो ज़्यादा बेटर है। और जब तक एक सेफ्टी नाम की चीज गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करेगी, हमारा पुलिस सिस्टम, हमारा लॉ सिस्टम, लीगल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है कांस्टेंट बन के हमारे सामने निकल के आएंगी, और इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जॉब जनरली रिक्वायर स्किल्स एंड हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, जो कि अभी हिंदुस्तान में अमंग वुमेन नहीं देखने। इस लाइन को प्लीज़ गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करिएगा। इस लाइन को लिखने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आज भी गर्ल्स के बीच में, अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें, तो उतना लिटरेसी रेट नहीं है। लैक ऑफ मोबिलिटी अमंग वुमेन इन इंडिया ड्यू टू सोशल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद डेटा एनालिसिस है, अगर आप देखें, इंडिकेट्स कि प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स प्राइमरी डेटा में कम हुआ है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी एंड सर्विसेज में इंक्रीज हुआ है, वही चीज़ इन्होंने लिखी है, ग्रेजुअल शिफ्ट। तो इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सिंस इंडिपेंडेंस द बेनिफिट्स ऑफ द इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, ओके, हैव ट्रिकल डाउन टू द पीपल एट द बॉटम ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। बहुत अच्छी लाइन लिखी है। सबसे पहले पॉपुलेशन पिरामिड समझिए। देखिए, पिरामिड होता है, सबसे ज़्यादा पुअर है, फिर मिडिल क्लास है, फिर रिच है, रिच कम है, मिडिल क्लास उससे ज़्यादा है, पुअर उससे ज़्यादा। तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद जो इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पॉपुलेशन पिरामिड में नीचे तक पहुँचे हैं। देखिए, इतना फॉल्स है ये कहना, क्योंकि इतना पॉपुलेशन ग्रोथ है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके भी इतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाए लोगों को। तो जीडीपी का जो है एकदम आप कहें कि लास्ट इंसान तक बेनिफिट पहुंचा है, कहना गलत है। आज भी हिंदुस्तान में कितने शहरों के अंदर पावर नहीं है, लोगों को खाना नहीं मिल पाता, रोज कितने लोग गरीबी से, भूखमरी से मर रहे हैं। कोविड-19 के बाद सिचुएशन और वर्स्ट हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा हिंदुस्तान की आखिरी पॉपुलेशन तक मिल रहा है, ये कहना बहुत गलत होगा। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स टू बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। जी हाँ, जितना आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते जाते हैं उतना इनोवेशन, इन्वेंशन देखने को मिलता है। आज सब कुछ ऑनलाइन है, कोडिंग है, अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वास्ट बढ़ता जा रहा है, काफ़ी चीज़ों को हमने ओवरकम कर लिया। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड नेशनल इनकम। कैसी कैसी बातें करते हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होगा उतना नेशनल इनकम बढ़ेगा, क्योंकि आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देंगे उतनी प्रोडक्शन यूनिट्स को फ़ायदा होगा, वो उतना ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करके डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, डिमांड्स इंक्रीज कर पाएंगे, उससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो इन्वर्स कोरिलेशन नहीं है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। गलत बातें लिखी हुई हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं उसने आपका क्लास 11th भी चेक कर लिया, क्योंकि इन्वर्स कोरिलेशन 11 स्टैट्स का वर्ड है। तो देखिए, यहाँ पर तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स है। जनरली देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेशनल। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सपोर्ट सिस्टम फॉर द इकोनॉमी विच फैसिलिटेट ग्रेटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, हायर लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एन इकोनॉमी। तो इसी के साथ ये पूरा सैम्पल पेपर हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमारा कॉम्बो पैक जरूर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। फ्री ई बुक्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, और 10 सैम्पल पेपर 15 नवंबर तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे, उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। जय श्री श्याम।